है अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये है ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स पीपल्स प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट। जो ज्योग्राफी का मतलब डिफाइन करना है वो है इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स पीपल्स प्लेसेस एंड देयर एनवायरनमेंट। ओके, तो बच्चों जो 10th की जो ज्योग्राफी आपको तो वो पूरी कनेक्टेड है हमारे जो मतलब नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, मतलब इस हर एक चैप्टर में आपको ह्यूमन बीइंग जो है वो कनेक्टेड है इनके साथ, इंटरेक्टेड है इनके साथ। तो हर एक चैप्टर में आपको ह्यूमन बीइंग्स का जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हुए दिखेगा, क्योंकि जब तक ह्यूमन बीइंग जो है इसमें अपना जो है योगदान नहीं देंगे, जब तक इसमें अपना जो है टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे, तब तक जो है ये आप रिसोर्सेज और डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज हैं उनका जो है कोई भी मतलब डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो और उसका यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता होगा कि जो जियो है वो जो है उसकी स्टडी है। तो जियो में आपने स्टडी किस चीज की करनी है? आपने करनी है रिसोर्सेज की। तो रिसोर्स जो है वो है दो किस्म के, एक होता है नेचुरल रिसोर्स और दूसरे होते हैं मैन मेड रिसोर्स। तो हाँ, तो जो रिसोर्सेज हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्स जैसे कि वाटर है, एयर सॉइल है, ठीक है, रॉक्स, मिनरल्स एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सारे नेचुरल हैं। ठीक है, तो जो मेन मेड रिसोर्सेज हैं, मेन मेड रिसोर्सेज में आते हैं आपके ब्रिजेस आते हैं, आपकी रोड्स आती हैं, आपकी बिल्डिंग्स आती हैं, आपका फर्नीचर आता है, आपका हाउसेज आते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, वो हो गया मेन मेड रिसोर्सेज और ये है नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, समझ आ रही है बच्चों आपको? तो जो ये मतलब आपका चैप्टर है वो है रिसोर्सेज और डेवलपमेंट। जो रिसोर्सेज है बच्चों, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट का जो है बहुत ही मतलब इंटरकनेक्टेड है ये दोनों एक साथ। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स भी होनी चाहिए। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है सबसे बड़ी बात है, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो ह्यूमन बीइंग्स है ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की जो डेली नीड्स हैं, जो डेली मतलब वो चीजें यूज करता है, वो सारी आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको जो है रिसोर्सेज से मिलेंगी। ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई योर नीड्स। जितनी भी चीजें हमारी मतलब एनवायरनमेंट में है वही आपकी डेली जरूरतें जो है वो पूरी करते हैं, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। इसमें क्या है, अब ये टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो ये आपकी एक डेफिनेशन बनती है बच्चों। तो मतलब क्या है कि जितनी भी चीजें हैं आपके इन्वायरमेंट में जिससे आपकी डेली नीड्स जो है वो आप उनसे सेटिस्फाई हो, लेकिन उनके लिए क्या होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होनी चाहिए वो। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आपने रिसोर्स को यूज करना है तो उसके लिए प्रॉपर वे से आपने टेक्नोलॉजी यूज करनी है। तो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए आपको प्रॉपर जो है चैनल से चलना चाहिए। कितने सारी आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो उसी की वजह से आपने इसको क्या करना है, पहले नेचुरल रिसोर्सेज को जो रॉ मटेरियल है वो आपने मतलब इकट्ठे करना है, वो आपने लाना है। ठीक है, उसके बाद आपने मतलब इस पर आपने बहुत ज्यादा जो है खर्चा करना है। टेक्नोलॉजी जब आपने यूज करनी है तो उसमें बहुत ज्यादा जो है खर्चा आता है। तो खर्चा तो आपने कर लिया, लेकिन इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। जैसे देखो आपने बहुत सारा मटेरियल जो है उस पर करोड़ों रुपया लगाया, उसके बाद इकोनॉमिकल फिजिबल हुआ नहीं हुआ, उस पर कितना बेनिफिट हुआ? अगर बेनिफिट हुआ तो तब तो ठीक है। उसके बाद जो है कल्चरली एक्सेप्टेबल, फिर कल्चरली जो लोग हैं वो कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं, कितना उसका यूज करते हैं, तो उसी वजह से जो है आपका ये प्रोसेस चलता है। तो उसी मतलब इसी चीज को जो है रिसोर्स कहते हैं। कैसे हम उसका टेक्नोलॉजिकली जो है एक्सेसिबल करते हैं, इकोनॉमिकली जो है कैसे उसका यूज होता है, कितने % यूज होता है, उसके बाद जो है कल्चरली एक्सेप्टेबल करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की नहीं करते हैं, तो उसी टर्म को आप रिसोर्स
आप देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी मतलब रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन बींग्स हैं। देखो ह्यूमन बींग जो है ये एक मतलब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल के रूप में दिखेगा। ट्रायंगल का मतलब है, जैसे देखो यहाँ पर आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका नेचर है। नेचर से जो है जितनी भी सारी चीजें हैं वो किस में आती है, वो सारी फिजिकल इन्वायरमेंट में आएंगी। तो ह्यूमन बींग जो है वो इंटर रिलेटेड है हर एक चीज के साथ। नेचर से वो तो रॉ मटेरियल तो ला रहा है, रॉ मटेरियल है मतलब नेचर में, वो उसका कैसे जो है उसको लाता है नेचर से, उसके लिए उसको सबसे पहले जो है टेक्नोलॉजी यूज करनी है। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगा, तो वो सारा जो है डिपेंड किस पे है, ह्यूमन बींग्स पे है। ठीक है, ये है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले जो है फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, नेचर में जितनी भी सारी चीजें हैं, जितना भी रॉ मटेरियल है, जितनी भी सारी चीजें, वो सारी हमारी जो है डेली बेसिस पे जो हमारी नीड्स हैं वो यूज कर मतलब वो हमारी पूरी करते हैं। तो उनको हमें उनका अच्छे वे से, अच्छे प्रॉपर वे से जो हमें उनका यूज करना है, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो है टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी जब हमारे पास है, तो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। तो ये सारी जितना भी प्रोसेस है वो कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। ठीक है, the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology, and institutions. So, human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. जो human beings हैं, वो interact है, उनका बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है किसके साथ, नेचर के साथ। लेकिन वो इंटरेक्ट किसके थ्रू होगा, एक तो उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, दूसरी क्या चाहिए, उसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाने हैं। जब इंस्टीट्यूशन होंगे तभी हमारी जो है टेक्नोलॉजी काम करेगी टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मेनी? आप ये सोचते हो कि जो मतलब रिसोर्सेज हैं वो एक मतलब हमें नेचर ने जो हमें गिफ्ट दी है, ये गॉड गिफ्ट है हमारे पास। हमें क्या करना है, जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब सोच समझ के इसका जो है यूज करना है। ह्यूमन बींग्स themselves are essential component of resources. जो ह्यूमन बींग्स है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, रिसोर्सेज का। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। ये क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल है हमारे एनवायरनमेंट में, उसको हमने कितना लाना है और कैसे हमने इसका यूज करना है, वो सारा किसके ऊपर डिपेंड है, वो एक ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड है। तो ह्यूमन बींग जो है वो सबसे पहले जो है हमें इसकी अब जो है अगर हमें मतलब ये कितने पार्ट्स में जो है ये क्लासिफाइड हुआ है, इसकी क्लासिफिकेशन जो है हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रिसोर्स जो है कहाँ से किस बेसिस पे जो है वो हमें मिला है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हमारे पास ओरिजिन के बेसिस पे जो है वो है हमारे पास बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। On the basis of origin there are biotic and abiotic resources. जो origin के बेस पे है कि ये हमें कहाँ से मिला, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो है हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर लिविंग थिंग्स। बायोटिक रिसोर्सेज कौन सी रिसोर्सेज है बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो बायोटिक रिसोर्सेज जो है वो क्या है, वो एक लाइफ है, उसमें लाइफ है। ठीक है, जैसे देखो ह्यूमन बींग्स हैं, फ्लोरा है, फाना है, फ्लोरा एंड फाना होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशरीज है हमारा, जो है प्लांट्स एनिमल, जो भी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे जो हैं वो किसमें आएंगे, बायोटिक रिसोर्सेज है वो। ठीक है, तो abiotic resources वो है all those living things which are composed of non-living things. Abiotic resources are those resources which are non-living things, जिनमें जान नहीं है, लेकिन है क्या वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वो हमें कहाँ से मिलेंगे, वो भी हमें इसी नेचुरल सिस्टम से मिलेंगे। ठीक है, वो भी हमें इसी लैंड पर मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या है,
जैसे हमारे एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वगैरह वगैरह, जिनमें क्या नहीं होती है, जान नहीं होती है। बायोटिक में जान होती है, वो लिविंग थिंग्स है, और एबायोटिक जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है आपके पास बायोटिक है, एबायोटिक। तो आपने इसका जो है ये डिफरेंस भी याद करना है, ये पेपरों में भी आता है। ठीक है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है और इनका हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी होता है बच्चों, मतलब जो हम पूरे तरीके से जो है कंज्यूम कंप्लीटली, जिन चीजों को हम कंप्लीटली जो है कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसमें जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या चीज है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो हम उनको बार बार जो है उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल वो चीजें होती हैं जो हम एक बार यूज करते हैं, उसका जो है दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते, उसको हम दोबारा से मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन उनको हम ओरिजिनल जो है ओरिजिनल इसमें नहीं ला सकते हैं, ओरिजिनल चीज हमें वो नहीं मिल सकती। जैसे देखो गोल्ड है, गोल्ड अगर हम एक बार उसका जो है कोई ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं, ज्वेलरी बना लेते हैं या कुछ भी, तो हम दोबारा से उसको ओरिजिनल गोल्ड में नहीं ले सकते, लेकिन उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। फर्स्टली मैं आपको बोलूंगी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources. मैम आगे वाला पेज ये डेवलपमेंट निकला वो दूसरा आप यहाँ पे क्लिक करो, मैं इधर 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 पेज 2 मत ला ऊपर क्लिक बस आ गया। ये ना डेवलपमेंट का अब रिसोर्सेज नहीं है, दूसरा है। देखो जिसे कर इसी बुक से पढ़ा यहाँ इस्तेमाल पेज है ना, मगर आपको ये नहीं सेकंड पेज देखो वहाँ पे जो सेकंड पेज है आप किसे होगी इसमें वही हो रहा है। कोई बात नहीं, सीख लो सारे बच्चों। इसमें वो पेज कुछ गायब हो गया, तो आपने अपनी बुक्स निकालो और उस बुक से ही आपको मैं पढ़ाऊंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू कर सकते हैं हम, जो हम दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। किस प्रोसेस से? फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। जैसे देखो फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी हमें किससे आती है? कौन हमें प्रोड्यूस करता है? कौन हमें जो है सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है? ठीक है, सन से हमें जो है सोलर एनर्जी मिलती है, तो उसको हम जो है रिन्यूड कर सकते हैं। मतलब उतनी तो हम रोज तो हम उतनी यूज कर नहीं सकते हैं सोलर एनर्जी, तो दूसरे दिन हमें फिर से दोबारा से जो है सोलर एनर्जी जो है लेने का जो है मौका मिलता है। और विंड एनर्जी, वाटर जो है उसको भी हम रिन्यू कर सकते हैं। फॉरेस्ट जो है, वाइल्ड लाइफ जो है, एटसेट्रा। Renewable resources may further be divided into continuous or flow. जो renewable resources होते हैं बच्चे, वो क्या कैसे होते हैं? वो रिन्यूड होते हैं, उनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर जैसे देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अगर हम पेड़ काट देते तो हम उसकी जगह पे दूसरा पेड़ लगा देते हैं। ठीक है, तो
तो अगर हमारे पास वाटर है, अगर वाटर जो है हमारे पास खत्म हो जाता है, दोबारा बारिश जो वाटर साइकिल है, रेन जो है दोबारा फिर से रेन पड़ती है, फिर से हमारे पास पानी आता है, फिर से वो समुद्र की मतलब समुद्र में चला जाता है, फिर से वाटर वेपर्स आते हैं, ठीक है। तो हमें जो है पानी भी जो है दोबारा से मिल सकते हैं। तो यही जो रिसोर्सेज है ये जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो हमारे पास दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Non-renewable resources, these occur over a long, very long geological time. Minerals and fossil fuels are example of such resources. These resources takes millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable, and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhaust with their use. अब देखो बच्चों, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जो है बचा के रखना है। जैसे देखो आजकल जो है हर एक घर में जो है गाड़ियां, तो गाड़ियां ही है, हर एक घर में गाड़ी जो है उसका बड़ा रिवाज सा हो गया है। लेकिन देखो अभी तो पेट्रोल की तो हमें कोई कमी नहीं है, पेट्रोल तो अभी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही मतलब कुछ सालों के बाद हमें जो है इसकी जो है पेट्रोलियम की जो है वो पेट्रोल की जो है कमी महसूस होने लगेगी। मतलब कुछ जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है हमें पेट्रोल अगर हम उसको कंजर्व करके नहीं रखेंगे, अगर हम उसको बचा के नहीं रखेंगे तो वो हमें दोबारा से नहीं मिल सकता। जितना है तो उतना हम निकाल रहे हैं, लेकिन बच्चों इसको फॉर्मेशन होने की, इसको दोबारा से बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके, तो इसलिए जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसका हमने प्रॉपर से यूज करना है। जितनी हमें जरूरत है हमने उसको उतना ही यूज करना है, लिमिटेड तरीके से हमें यूज करना है उसको। ओके, मिनरल जो फॉसिल फ्यूल्स है वो इस रिसोर्स की जो है एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे देखो कोयला है, अगर आप कोयला जितना यूज करोगे उसकी राख बन के वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हमें दोबारा से फिर से कोयला लाना है तो अगर उसकी जो जहां से हम माइनिंग करते हैं कोयले को, अगर वहां पर भी खत्म, वो भी एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन दोबारा फॉर्मेशन होने के लिए उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, आ रही है समझ? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जो तीसरी आपकी टाइप है इसकी रिसोर्स की जो टाइप है तीसरी, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या है, उसका मालिक कौन है, तो ये है, पहला है आपके पास इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज, और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो आपने अपनी बुक निकाली है? सॉरी यहाँ पर मुझे ये पेज जो है वो गायब हो गया, वो निकल ही नहीं रहा है। तो ये मसला पहले भी आया था, आपने खुद डाउनलोड की देखो कोई है, एक ही पेज गाइड है, नहीं आप देखिए इनमें से कोई है ना बहुत सारे, या पेज निकलो। मिसिंग है, मिसिंग होगा, मिस हो गया, नहीं है इसमें बंद हो गया, नहीं अनस्टेबल ये चल रहा है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है बच्चे? These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages, there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people have owned plots, houses, and other property, plantation, pasture lands, ponds, water in wells, etc. Are some of the example of resources ownership by individuals. Make a list of resources owned by your household. इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं बच्चे, जैसे कोई अपना पर्सनल चीज, जैसे देखो अपना आपका एक मकान है, आपका आपका समझो कोई फर्नीचर है, आपकी बाइक है, आपकी गाड़ी है,
मतलब आपका कोई भी अपनी पर्सनल, जैसे आपका मोबाइल फोन है तो वो सारा क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। जैसे देखो आपने अपने ही खेतों में कहीं आपने ट्यूबवेल निकाला है तो वो भी आपका अपना है, वो वहां पर कोई नहीं आ सकता है। जैसे देखो आपकी लैंड है, वो आप अपनी लैंड में कुछ भी बना सकते, वो सारा किसका है, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। ठीक है, अब है कम्युनिटी और रिसोर्सेज। कम्युनिटी और रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हर एक कम्युनिटी के लोग जो हैं मतलब वो उनका उनका हक है उसपे। ठीक है, जैसे देखो प्ले ग्राउंड होता है, स्कूल होता है, कोई इंस्टीट्यूशन है वो होता है, जैसे टेंपल है, जैसे मॉस्क्यू है, तो हर एक लोग जो है वहां पर जा सकते हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं होती है। वो होता है कम्युनिटी और रिसोर्सेज। There are resources which are accessible to all the members of the community. विलेजेस कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, बिरेल ग्राउंड्स होते हैं, विलेज पार्क्स होते हैं। जैसे देखो पार्कें होती हैं, पार्क में भी हर एक लोग जाते हैं, हर एक बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, पार्क में बैठने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे कौन से हैं, कम्युनिटी और रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब है आपके नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो आपकी कंट्री, जितनी भी आपकी जो बाउंड्री है कंट्री की, जितना भी बॉर्डर, जहां तक बॉर्डर है आपकी कंट्री का, जिस देश में आप रहते हो, जितने भी रिसोर्सेज उस कंट्री के अंदर, उस बॉर्डर लाइन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो सारे इंडिया के हैं। ठीक है, वो सारे अपने ही देश के हैं। जैसे देखो हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे जितने भी इंडिया की जहां तक बाउंड्री है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन मेड रिसोर्सेज है, वो सारे ही हमारे अपने हैं, हमारे नेशनल है वो। ठीक है, हर एक कंट्री के वैसे ही हर एक कंट्री के अपने अपने नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। यू माइट हैव सीन, जैसे देखो रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, ब्रिजेस हैं, जितनी भी अपनी बॉर्डर के अंदर हैं, एक कंट्री के जो जहां तक बॉर्डर है वहां तक जितना भी उसका ये रिसोर्सेज है वो सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, you might have seen roads, canals, railways being constructed on field owned by some individual. Urban people authorities get empowered by the government to acquire land, other minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area. Oceanic areas होते हैं oceans, जहां तक आपका समुंदर है। जैसे देखो अरेबियन सी है, अरेबियन सी में भी जहां तक इंडिया का एरिया आएगा, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर दिखाया है आपका 12 न्यूटिकल माइल्स या 22.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर तक कोस्टल एरिया जितना भी समुंदर है आपका वो नापा जाता है। 22 किलोमीटर तक वो अपना नेशनल जो है रिसोर्स है, वहां तक आप फिशिंग करो, अपना कोई भी समुद्र से जो भी आपको चीज चाहिए आप वहां से ला सकते हो। ये किसका है, वो इंडिया का है, वो एक कंट्री का है। जितना भी जो भी कंट्री जो है समुद्र के साथ रहती है, मतलब बिलोंग करती है, तो उनका जो एरिया होता है वो 22 किलोमीटर तक होता है, 22.2 किलोमीटर तक। तो जैसे देखो बे ऑफ बंगाल है, वहां पर भी उसको 22.2 किलोमीटर तक उनका अपना नेशनल जो है वो रिसोर्स वहां से वो ला सकते हैं। ठीक है, from the coast on the territorial water and resources therein belong to the nation, वो उसी नेशन का है। कितने किलोमीटर तक, 22.2 किलोमीटर तक। ठीक है, अब है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 2000 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। अब देखो, अब आप कंट्री की बात तो हो गई, अब कौन सी बात है, अब है बच्चों इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात है। तो इंटरनेशनल रिसोर्स आपको वहां तक मिलेगा जहां तक उन्होंने एक लिमिट रखी होती है। वो कितनी रखी है बच्चों लिमिट, वो रखी है 200 नेटिकल माइल्स फ्रॉम मतलब कहां से, जो आपका ये इंटरनेशनल जो आपके रिसोर्स है। बाकी 200 किलोमीटर तक आपने जाना है, लेकिन वहां से आगे जो है आपको 200 नेटिकल माइल्स तक आपने जाना है, लेकिन वहां से आगे जो भी बचता है वो सारा कुदरत का है, वो सारा नेचुरल का है। ठीक है, नेचर का है वो, वहां पर आपका कोई हक नहीं है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो चौथी क्लासिफिकेशन है, इसका लास्ट पॉइंट जो है वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों समझ आ रही है आपको, मेरी आवाज आ रही, साफ आ रही आवाज आपको?
अब लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, स्टॉक है बच्चों, और रिजर्व्स है। ठीक है, जो पहला है आपका वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, वो रिसोर्सेज जो एक रीजन में जो है पाए जाते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होते, यूज नहीं होते हैं वो पूरे। ठीक है, राजस्थान है, गुजरात है, वहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, लेकिन वो हम पूरी तरह से जो है यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्ली, हमें वो डेवलप नहीं होती है, वो है हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। देखो अब जैसे देखो सोलर एनर्जी वो हम कितना यूज करेंगे, हमें कोई पूरी सोलर एनर्जी तो यूज नहीं होती, पूरी सोलर एनर्जी कंज्यूम तो नहीं हम कर सकते हैं। जो हम लिमिटेड मतलब उसको जितनी जरूरत है, जैसे देखो विंड मिल्स है, विंड मिल्स को जितनी विंड चाहिए तो उतनी ही वो कंज्यूम करेंगे, पूरी तो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो उस रिसोर्स को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, अब है हम हमारे पास डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो डेवलप्ड होते हैं, रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल्स ऑफ देयर फिजिबिलिटी। और ये जो डेवलप रिसोर्स है ये डिपेंड करता है बच्चों, जितने आप डेवलप कर सकते हो, जितना मतलब आपके पास जो मटेरियल, जैसे देखो पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, जितने भी सारे मतलब आपके पास मटेरियल है, जितना आप यूज कर सकते हो वो एक डेवलपर रिसोर्स में आता है। Stock material in this environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stocks। बोलते हमारे पास जो स्टॉक होता है, स्टॉक में जो है मटेरियल तो बहुत है इन्वायरमेंट, लेकिन उससे मतलब उसको सेटिस्फाई भी हो सकते हैं ह्यूमन नीड्स, लेकिन उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे देखो हमारे पास वाटर है, H2O है, वाटर की जो हाइड्रोजन है वो उसके दो मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के एक है, लेकिन हर एक के पास जो है उसको नापने के लिए तो वो चीज नहीं है जिससे वो नाप सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसकी प्योरिटी देख सकते हैं। ठीक है, तो but we do not have advanced technical know how to use it for this purpose, hence it is can be considered as stock। इसलिए हम उसको स्टॉक में उसको रखते हैं, उसको उस मटेरियल को हम स्टॉक में मतलब रख सकते हैं। अब है रिजर्व्स आपके, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक व्हिच कैन बी limited extent, thus the water in the dam, forest etc is a reserve which can be used in the future। जैसे देखो हमें मतलब पानी के लिए डैम बनाए होते हैं, लेकिन हमें पूरा पानी जो है वो डैम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए नहीं यूज होता है, वो हमें रिजर्व करके रखना होता है। तो जब हमें कहीं इरिगेशन के लिए हम यूज करते हैं तो वहां से हम जो है पानी को जो है डिफरेंट आपकी क्लास भी हो गई, क्लास भी क्लास होने वाली है, आप क्लोज करें। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ आई होगी, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो बस आज हम यहीं पे ये टॉपिक यहाँ पे हम खत्म करेंगे, तो कल हम यहाँ से आगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको होमवर्क है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और आपने जितने भी सारी ये क्लास के टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपने कल जो है वो अपनी अपनी बुक्स पे जो है नोटबुक्स पे जो है वो करके आना है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।